मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। ए वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? मेरे साथ नीलोत्पल हैं, जयशंकर हैं, अर्पित हैं, सरोज हैं, हमारे साथ गिरी हैं, प्रियंका हैं, भारती हैं, संजय हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का, जितने भी लोग जुड़े हैं। ए वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एसी में इंपीडेंस क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है या एडमिटेंस वगैरह क्या होता है, इन सब के कुछ सवाल करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो आपके हर एग्जाम में काम आता है। बहुत फंडामेंटल चीज है, बहुत आधारभूत चीज है, लेकिन कई बार आप छोटी छोटी गलतियां इसमें करते हो। तो उसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और आपसे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रिएक्टेंस, व्हाट इज ससेप्टेंस, व्हाट इज एडमिटेंस। तो तैयार हैं आप लोग? बताइए। बोलो नीलू। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस? हिंदी में बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। क्या बोलते हैं? प्रेरकीय प्रतिघात। एक्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स मतलब रिएक्टेंस, एल मतलब इंडक्टर का। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है? जब किसी इंडक्टर से एसी करंट को पास कराया जाता है, वो इंडक्टर एसी करंट के रास्ते में जो अपोजिशन क्रिएट करता है, जो अवरोध डालता है, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। जब किसी इंडक्टर से आप एसी करंट को गुजारते हो तो इंडक्टर एसी करंट के रास्ते में जो अवरोध डालता है, जो अपोजिशन क्रिएट करता है, उसे ही बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर इन द पाथ ऑफ एसी करंट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। यानी आप एक इंडक्टर से एसी करंट को गुजारो, एक इंडक्टर है उससे एसी करंट को गुजारो। जब एसी करंट को गुजारोगे आप, ये एसी करंट है, तो इंडक्टर जो कुछ अपोजिशन क्रिएट करेगा, कुछ विरोध करेगा, कुछ अवरोध डालेगा एसी करंट के रास्ते में, उसे ही बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। यानी एक तरीके से इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वही है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो क्या है ये? अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर in path of AC current is opposition offered by inductor in path of AC current is called inductive reactance। ये है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे कोई इंडक्टर है, ये कोई एक सीधा तार था, उसको घुमा घुमा के क्वाइल के रूप में बदल दिया, इंडक्टर के रूप में बदल दिया। इसके लिए एक टर्म होता है इंडक्टेंस, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेरकत्व। इसको आप एसी वोल्टेज दो। क्या दो? एसी वोल्टेज। तो जब आप इसको एसी वोल्टेज दोगे, एसी वोल्टेज दोगे, एसी वोल्टेज की कुछ फ्रीक्वेंसी भी तो होगी, और एसी वोल्टेज की कुछ वैल्यू होगी। ये जो वी लिखा है आरएमएस वैल्यू एसी वोल्टेज की, और उस एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी भी कुछ होगी, फ्रीक्वेंसी एफ है। तो यहां से करंट भी चलेगी। तो जब यहां से करंट जाएगी इस इंडक्टर में से, तो ये इंडक्टर इस एसी करंट के रास्ते में कुछ अवरोध डालेगा, कुछ अपोजिशन क्रिएट करेगा, उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला होता है एक्सएल का, ओमेगा इंटू एल। एक्स मतलब रिएक्टेंस, एल मतलब इंडक्टर के लिए, ओमेगा इंटू एल। जहां ओमेगा क्या होता है? ओमेगा 2 पाई एफ होता है, पता है ना आपको। एक्सएल हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू एल। ये आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला है। इसकी यूनिट क्या होगी? ओम। ओम में इसको नापते हैं, ओम में। ओम। यहां से आप देख पा रहे हो कि जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी डबल होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस डबल होगा, फ्रीक्वेंसी 3 गुनी होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस 3 गुना होगा, फ्रीक्वेंसी हाफ होगी तो ये हाफ होगा, ये 1/3 यानी 1/3 होगी तो ये भी 1/3 हो जाएगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे वैसे वैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका चेंज हो जाएगा। ठीक,
where L is इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, कॉइल का इंडक्टेंस होता है, इसको हेनरी में नापते हैं, किस में नापते हैं, हेनरी में। और एफ जो है सप्लाई, जो वोल्टेज उसकी फ्रीक्वेंसी है, एफ क्या है, अरे एफ है सप्लाई फ्रीक्वेंसी। पाई तो आप जानते हो 3.14 है, एक्सएल है इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल का है इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, ये आपको पता है। अच्छा, अगर डीसी सप्लाई हो, अगर आपने जो एसी सप्लाई दी, अगर इसके पे डीसी दे दी जाए तो क्या होगा, डीसी दे दी जाए तो क्या होगा, तो फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है डीसी की, जीरो। डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जीरो। तो अगर डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है तो एक्सएल कितना हो जाएगा, एक्सएल आप एफ के जगह पे जीरो रखिए, 2 पाई जीरो इंटू एल, 2 पाई जीरो इंटू एल, तो एक्सएल जीरो हो जाएगा। एक्सएल जीरो का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका जीरो है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो का मतलब शॉर्ट सर्किट, इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो होने का मतलब शॉर्ट सर्किट। यानी मैं ये कह सकता हूं कि डीसी के लिए, डीसी वोल्टेज या डीसी करंट के लिए इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बर्ताव करता है। फॉर डीसी वोल्टेज इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। ये कहानी याद रहेगी आपको। सर याद तो बहुत कुछ रहता है, सब भूल जाता है, रिवीजन किया करो। सर रिवीजन करने का मन नहीं करता सर, बहुत बोरिंग काम है रिवीजन करना। अरे तो यही बोरिंग काम जो कर लेगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो नहीं कर पाएगा वो पीछे रह जाएगा। इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट फॉर डीसी सप्लाई या डीसी के लिए। इंडक्टर डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, या इंडक्टर का रिएक्टेंस जीरो होता है। अर्नव बोल रहे हैं शॉर्ट सर्किट क्या होता है, कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस कुछ जीरो हो जाए तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट होना। ये कहानी आप जब इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले जब इलेक्ट्रिकल मशीन्स वगैरह पढ़ेंगे या ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों जब नेटवर्क थ्योरी डीसी वाला पार्ट आप पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा आपको संभवतः। ठीक है, तो अगर रिएक्टेंस जीरो तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। बोलो अर्णव, अर्णव भट्टाचार्य, शॉर्ट सर्किट मतलब रिएक्टेंस जीरो, अवरोध जीरो हो गया। इंडक्टिव रिएक्टेंस यूनिट ओम होती है, फ्रीक्वेंसी तो हर्ट्ज में होगी। ये है कहानी, ये तो इंडक्टर के लिए था। अगर मैं इस इंडक्टर की जगह पे कैपेसिटर ले लूं और उस कैपेसिटर को एसी सप्लाई से जोड़ूं तो कैपेसिटर एसी करंट के रास्ते में जो अवरोध डालेगा उसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इन द पाथ ऑफ एसी करंट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। धारकी प्रतिघात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धारकी प्रतिघात। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। धारकी प्रतिघात क्या है ये, एक कैपेसिटर ले लो, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान लीजिए क्या है, सी। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है धारिता वो क्या है, सी। इसको जोड़ दो आप एसी वोल्टेज से, किससे जोड़ दो, एसी वोल्टेज से। जब आप इसको एसी वोल्टेज से जोड़ोगे, जब आप इसको एसी वोल्टेज जोड़ोगे, एसी वोल्टेज की वैल्यू वी है, फ्रीक्वेंसी एफ है भाई, वोल्टेज की वैल्यू वी है, आरएमएस वैल्यू, फ्रीक्वेंसी एफ है। तो इसमें एसी करंट फ्लो करेगी। जब एसी करंट फ्लो करेगी तो कैपेसिटर एसी करंट के रास्ते में जो अपोजिशन क्रिएट करेगा, जो अवरोध डालेगा, जो बाधा डालेगा, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अकेला कैपेसिटर जो अवरोध डालेगा वो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक, अपोजिशन
ऑफर्ड बाय अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, opposition offered by capacitor in path of AC current, opposition offered by capacitor in path of AC current is called capacitive reactance। इस कैपेसिटिव एक्स मतलब रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? एक्स सी से। एक्स मतलब रिएक्टेंस, सी मतलब कैपेसिटर। जैसे यहां पे एक्स मतलब रिएक्टेंस, एल मतलब इंडक्टर, ऐसे एक्स मतलब रिएक्टेंस, सी मतलब कैपेसिटर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एक्स सी का फार्मूला होता है 1/ओमेगा सी, या एक्स सी का फार्मूला हो गया ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ लिखो, 2 पाई एफ इंटू सी, ये फार्मूला हो गया एक्स सी का। एक्स सी का फार्मूला 1/2 पाई एफ इंटू सी। यूनिट की अगर बात करूं तो इसकी भी यूनिट ओम होती है और इसकी भी यूनिट ओम होती है, इसकी यूनिट भी ओम, इसकी यूनिट भी ओम। बोलिए। अरे हाँ ना बोलते रहो, समझ में आए तो हाँ, ना आए तो ना। सर हम हाँ ना बोलेंगे ही नहीं। जब हमने उससे बोला कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो उसने नहा नहा बोला, नहा बोला सर, तब से मैं हाँ और ना बोलना बंद कर दिया है। नहा बोलता हूँ, ना बोलता हूँ, नहा बोलता हूँ, ना बोलता हूँ सर। यहाँ हाँ ना नहीं बोलोगे ना तो फिर सारा जो पॉसिबिलिटी कभी हाँ होने की है वो भी खत्म हो जाएगी। यहां पे आपका जो एक्ससी है, आप ये देख पा रहे हो, ये फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके? फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एग्जाम में सवाल पूछा कैपेसिटर के लिए फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बीच का ग्राफ कैसा होगा? फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बीच का ग्राफ कैसा होगा? व्युत्क्रमानुपाती हैं। ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये घटेगा, ये घटेगी तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ी तो ये घटा, ये घटी तो ये बढ़ा, ये डबल तो ये आधा, ये आधा तो ये डबल, ये 3 गुना तो 1/3, ये 6 गुना तो 1/6। ये दोनों इनवर्स रिलेशन में है। आपसे सवाल पूछा गया कैपेसिटर के लिए धार की प्रतिघात यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ कैसा होगा? इनवर्स रिलेशन वाला ग्राफ होगा। अगर इस साइड फ्रीक्वेंसी ले लूं मैं और इस साइड एक्ससी ले लूं तो ग्राफ ऐसे बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का, कुछ ऐसा ग्राफ। एक्ससी और एफ का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये एक्ससी व्युत्क्रमानुपाती 1/f, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ग्राफ बनता है। जहां वेयर एफ इज सप्लाई फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सी क्या है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम फैराड में या माइक्रोफैराड, मिलीफैराड किसी में लिखते हैं। एक्ससी क्या है? एक्ससी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, धार की प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी। इसको भी ओम में ही लिखते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को ओम में। इसका भी ग्राफ पूछ लेगा सर, तो इसका भी ग्राफ पूछ सकता है कि इंडक्टर में फ्रीक्वेंसी और इंडक्टिव रिएक्टेंस के बीच का ग्राफ कैसा होगा? इंडक्टर में फ्रीक्वेंसी और इंडक्टिव रिएक्टेंस के बीच का ग्राफ कैसा होगा? ये ग्राफ बिल्कुल लीनियर होगा। कैसा होगा? लीनियर। कैसा? लीनियर। लीनियर ऐसे बनाओ, ये फ्रीक्वेंसी हो गई और एक्सएल हो गया। ये लीनियर ग्राफ ऐसे बिल्कुल सीधा लीनियर ग्राफ है। ये है एक्सएल समानुपात एफ। तो फ्रीक्वेंसी और इंडक्टिव रिएक्टेंस के बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बीच का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का। जो ग्राफ का नेचर होगा
ओके। अच्छा, अगर हम डीसी की बात करें, किसकी बात करें, डीसी की, डीसी की बात करें तो डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जीरो। डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जीरो। तो फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी जीरो, एक्स सी कितना होगा, फ्रीक्वेंसी जीरो को यहां जीरो रखो, तो 2 पाई इंटू जीरो इंटू सी, 2 पाई इंटू जीरो इंटू सी कितना हो गया, 2 पाई इंटू जीरो इंटू सी। तो जीरो को किसी में मल्टीप्लाई करो जीरो ही आएगा, 1/0 इनफाइनाइट हो गया, 1/0 इनफाइनाइट, एक्स सी कितना हो गया, इनफाइनाइट, अनंत, एक्स सी इनफाइनाइट आ गया। किसी का भी रिएक्टेंस इनफाइनाइट होने का मतलब वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस इनफाइनाइट आ जाए, अनंत आ जाए, इसका मतलब वो ओपन सर्किट है। रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस कहीं जीरो आ जाए, इसका मतलब वो शॉर्ट सर्किट है। तो आपका यहां पे रिएक्टेंस इनफाइनाइट आया है, इसका मतलब ये खुला परिपथ है। खुले परिपथ में करंट थोड़ी फ्लो पाएगी ना, इसका मतलब ये खुला परिपथ है। ओपन सर्किट। फॉर डीसी capacitor behaves as open circuit। बोलो अंशुल। सर हाँ, इतना समझ में आ गया सर, ये तो बच्चों वाला है। अरे ये भी पूछ लेगा कि कैपेसिटर बिहेव करता है ओपन सर्किट की तरह, कब, डीसी पे कि एसी पे, डीसी पे। एसी पे ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा क्या, क्या एसी में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, नहीं, डीसी में बिहेव करेगा ओपन सर्किट की तरह। तो डीसी में ओपन सर्किट की तरह कैपेसिटर, डीसी में शॉर्ट सर्किट की तरह इंडक्टर। इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ होगा लीनियर इंडक्टर में, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का ऐसा होगा कुछ कैपेसिटर के लिए। एक्ससी का फार्मूला 1/2πfc, यानी एक्ससी और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली रिलेटेड है, और यहां पे डायरेक्टली रिलेटेड है। इस पे सवाल आएगा और पूछा जाएगा। तो हमने पढ़ लिया कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, हमने भी पढ़ लिया कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट इज इंपीडेंस। इंपीडेंस क्या है, बताएगा कोई। इंपीडेंस को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी बोलते हैं प्रतिघात। प्रतिघात, व्हाट इज इंपीडेंस। देखो, अकेला अगर एक रेजिस्टर है, उसके रास्ते में कोई करंट फ्लो करेगी, तो रेजिस्टेंस इसके रास्ते में जो अवरोध डालेगा उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। अकेला इंडक्टर है, उसके रास्ते में जब एसी करंट फ्लो करेगी, तो इंडक्टर इसके रास्ते में जो अवरोध डालेगा उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। अकेला कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस सी है, इसके रास्ते में जब करंट फ्लो करेगी, तो करंट के रास्ते में जो कैपेसिटर, एसी करंट के रास्ते में कैपेसिटर जो अवरोध डालेगा उसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। लेकिन अगर कहीं पे दो लोग एक साथ हों, दो लोग एक साथ मतलब आर हो एल हो, या आर हो सी हो, या तीनों हो, आर भी हो एल भी हो या सी भी हो, या केवल एल और सी हो, कुछ भी हो दो लोग, चाहे आर एल हो आर सी हो आर एल सी हो। जब एक से ज्यादा लोग हो, आर एल हो आर सी हो आर एल सी हो या एल सी हो, तब इस कॉम्बिनेशन से अगर एसी करंट पास कराई जाए, इस कॉम्बिनेशन से एसी करंट पास कराई जाए, तो ये कॉम्बिनेशन दोनों मिलके तीनों मिलके जो एसी करंट के रास्ते में अवरोध डालेंगे, दैट इज कॉल्ड इंपीडेंस। मींस इट इज कंबाइंड अपोजिशन। कैसा भी सर्किट हो भाई, ऐसे ले लो, आर ले लो एल ले लो, पैरेलल में ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से एसी करंट को पास कराओ। जब एसी करंट को पास कराओगे, कुछ अवरोध रजिस्टर डालेगा, कुछ अवरोध इंडक्टर, दोनों मिलकर जो अवरोध डालेंगे एसी करंट के रास्ते में, दैट इज इंपीडेंस। या आर ले लो एल ले लो सी ले लो, इसमें एसी करंट को पास कराओ, एसी करंट के रास्ते में ये तीनों मिलकर जो कुल अवरोध डालेंगे, दैट इज इंपीडेंस। तो किसी भी सर्किट में कुल अपोजिशन जो होता है करंट के रास्ते में, दैट इज कॉल्ड इंपीडेंस। द टोटल अपोजिशन ऑफर्ड बाय द होल सर्किट इज कॉल्ड इंपीडेंस, या द टोटल अपोजिशन ऑफर्ड बाय आरएल सर्किट या आरसी सर्किट या आरएलसी सर्किट इन द पाथ ऑफ एसी करंट इज कॉल्ड इंपीडेंस। यानी आर एल हो चाहे आर सी हो चाहे आर एल सी हो, ये सब मिला करके एसी करंट के रास्ते में जो अवरोध डालेंगे, जो अपोजिशन क्रिएट करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड इंपीडेंस। क्या बोलेंगे उसको, इंपीडेंस। चिंटू कह रहा है सर पता है हमको, ये पता है।
कंबाइंड अपोजिशन offered by combined opposition offered by RL और RC और RLC सर्किट, कंबाइंड अपोजिशन ऑफर्ड बाई RL और RC और RLC सर्किट in path of AC current is called impedance. नीलोत्पल, combined opposition offered by RL, RC और RLC circuit in the path of AC current is called impedance. अब impedance निकालेंगे कैसे, देखो impedance को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर R हो और L हो तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा R, इसका रिएक्टेंस मान लीजिए है XL, इसका कुछ इंपिडेंस होगा, इसका कुछ इंडक्टेंस होगा L, तो वहां से XL निकल ही सकता है। अगर इसका रेजिस्टेंस पता और इसका रिएक्टेंस पता तो इसके लिए जो इंपिडेंस होगा, इंपिडेंस का फार्मूला होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। इस सर्किट के लिए इंपिडेंस इस फार्मूले से आप निकालोगे, जहां R इसका रेजिस्टेंस है, XL इसका रिएक्टेंस है, Z इसका इंपिडेंस है। और अगर सर्किट RC सर्किट हो, ये रेजिस्टेंस हो और एक कैपेसिटेंस हो, ये R हो, रेजिस्टेंस हो, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC हो, ये रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC हो, तो ये दोनों मिलकर एसी करंट के रास्ते में जो अवरोध डालेंगे उसको बोलेंगे इंपीडेंस। और यहाँ पे इंपीडेंस का फार्मूला होगा R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर अंडर रूट में। और अगर आपके पास RLC तीनों हो, R भी हो, L भी हो, C भी हो, इसके लिए रेजिस्टेंस पता है, इसके लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस XL पता हो, इसके लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC पता हो, तो इसमें जब एसी करंट जाएगी तो तीनों मिलकर जो अवरोध डालेंगे उस अवरोध का जो फार्मूला है Z, वो है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC या XL डिफरेंस XC, XL डिफरेंस XC का स्क्वायर और अंडर रूट। देखो डिफरेंस का मतलब क्या है, एक्सएल ये माइनस नहीं लिखा है, डिफरेंस लिखा है, ये डिफरेंस का सिंबल है। एक्सएल डिफरेंस एक्ससी का मतलब एक्सएल और एक्ससी में जो भी ज्यादा है उसमें से कम वाला घटा दो। अगर एक्ससी ज्यादा तो एक्ससी में से एक्सएल हटाओ, और अगर एक्सएल ज्यादा तो एक्सएल में से एक्ससी को हटाओ, जो भी ज्यादा हो उसमें से कम वाला घटा दो। अगर ये ज्यादा ये कम तो इसमें से इसको हटाओ, ये ज्यादा ये कम तो इसमें से इसको हटाओ, ठीक है। एक्सएल डिफरेंस एक्ससी का स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया आपका जेड का। अर्णव बोले सब आरएलसी के लिए माइनस क्यों, माइनस होगा हम आगे जब फेजर डायग्राम बताएंगे तब। तो किस केस में ना ऐसे होता है, इसका फेजर डायग्राम भी हम आगे बनाएंगे भाई। आर इधर होता है तो एक्सएल आपका इधर होता है, एक्ससी इधर होता है, ये दोनों अपोजिट होते हैं इसलिए घटा देते हैं। ये हम फेजर डायग्राम जब बताएंगे तो आप अपने आप समझ जाओगे, अभी फेजर डायग्राम नहीं बता रहे, बस केवल फार्मूला लिख रहे हैं। ये मैं फेजर डायग्राम बता करके आराम से समझाऊंगा कि कैसे माइनस हुआ, क्योंकि एक्सएल और एक्ससी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो फेजर डायग्राम पर बढ़ेंगे, सीरीज आरएलसी सर्किट बताएंगे जब इसका फेजर डायग्राम, तो वहां से फिर हम निकालेंगे जब वहां तक पहुंचेंगे भी तब। अभी बस मैं फार्मूला लिख रहा हूँ कि छोटे सवाल के लिए फार्मूला लगाओ, काम करो, आगे बढ़ो। है संगम, कुछ पोर्शन तो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का तो है ना संगम। कोई दिक्कत?
आर की यूनिट भी ओम होती है, एक्स एल की यूनिट भी ओम होती है, एक्स सी की यूनिट भी ओम होती है, जेड की यूनिट भी ओम होती है, सबकी यूनिट ओम होती है। ओम 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 ओम। क्लियर? जहां जेड इंपिडेंस है, एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस है, एक्ससी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस है, एक्ससी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, आर रेजिस्टेंस है, जेड इंपिडेंस है। अब ये तो हो गया। अगर अकेला आर हो, रजिस्टर कहीं हो, और रजिस्टर का उल्टा कर दो तो आपको मिल जाता है कंडक्टेंस। एक टर्म होता है कंडक्टेंस जिसको कि जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, अकेला अगर कहीं रजिस्टर है, अकेला याद रखना, अकेला, दुकेला नहीं, अकेला, अकेला कहीं रेजिस्टेंस है, उसको पलट दीजिए, 1 अपॉन रेजिस्टेंस कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाता है, रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/r। ये होता है कंडक्टेंस। यूनिट क्या हो जाएगी कंडक्टेंस की, रेजिस्टेंस यूनिट ओम होती तो 1/ओम, ओम नीचे से ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, या ओम इनवर्स को ऐसे ही बोलते हैं, और ऐसे सिंबल के रूप में ऐसे लिख दो, ओम फिर इनवर्स, या ओम इनवर्स को ओ एच एम का इनवर्स एम एच ओ हो जाता है, ओ एच एम का इनवर्स एम एच ओ, महो, महो, या फिर महो, या ओम इनवर्स, जैसे है ना, ये ओम है, इसका इनवर्स है, तो इसको ऐसे भी लिख दो, उल्टा पलट के लिख दो। ये था इसका इनवर्स, तो पलट कैसे, ये महो है, महो का सिंबल ये है, ये महो का सिंबल है, या साइमेन भी बोलते हैं, साइमेन, साइमेन, ओम इनवर्स, महो या साइमेन। ये कंडक्टेंस है जो रेजिस्टेंस का उल्टा है। और अगर आपको रिएक्टेंस पता है, एक्स एल चाहे एक्स सी, उसका उल्टा कर दो तो आपको मिलता है ससेप्टेंस। ससेप्टेंस क्या होता है, ससेप्टेंस इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बी से, ये होता है 1/रिएक्टेंस। अब रिएक्टेंस में चाहे एक्स एल हो चाहे एक्स सी हो, रिएक्टेंस का उल्टा कर दीजिए, आपको ससेप्टेंस मिल जाएगा। इसकी यूनिट भी क्या होगी, वही होगी, रिएक्टेंस यूनिट ओम होती है तो ओम इनवर्स। अब ओम इनवर्स को सिंबल के रूप में ऐसे लिख दो, ओम लिखो, इनवर्स लिख दो, या फिर महो, या फिर महो का सिंबल ऐसे उल्टा करके लिख दो, ओम इनवर्स पलट के ऐसे लिख दो, या साइमन। रिएक्टेंस का उल्टा होता है, अकेला रिएक्टेंस हो तो याद रखना, अगर अकेला रिएक्टेंस कहीं पे है तो उसका उल्टा ससेप्टेंस होता है। और फिर आता है एडमिटेंस। एडमिटेंस को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है इंपीडेंस का उल्टा, 1/इंपीडेंस, 1/इंपीडेंस। इंपीडेंस को ओम से इंपीडेंस को जेड से व्यक्त करते हैं, जेड से। इंपीडेंस का उल्टा हो गया एडमिटेंस, इंपीडेंस का उल्टा हो गया एडमिटेंस, इसकी यूनिट हो गई क्या, ओम इनवर्स, या इसको ये लिख दिया, या महो लिख दिया, या ऐसे लिख दिया, या साइमन। भाई इंपीडेंस यूनिट भी ओम होती है, ओम को पलट दीजिए, ओम की यूनिट ओम इनवर्स, ओम इनवर्स कैसे लिखते हैं, या फिर ओ एच एम का उल्टा एम एच ओ, महो, और महो का सिंबल ये है, इसको पलट दीजिए, बन जाएगा या साइमन। तो चाहे जी हो, चाहे बी हो, चाहे वाई हो, इन सब की यूनिट होती है ओम इनवर्स, या महो, या साइमन। और इस तीनों में एक रिलेशन भी होता है, क्या है रिलेशन, क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन जी, बी एंड वाई। क्या रिलेशन है जी, बी और वाई में, वाई स्क्वायर या वाई बराबर होता है जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ये है रिलेशन।
y बराबर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट करो तो y मिल जाएगा, या ऐसे कह दो y स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बात एक ही है भाई, वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो y हो ही जाएगा अंडर रूट के अंदर, ये सब कैसे भी कर दो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। जहां b आपका ससेप्टेंस है, g कंडक्टेंस है, y एडमिटेंस है। तो आपने देख लिया y जी बी में रिलेशन है, बाकी आपने इधर देखा ही क्या रिलेशन है। हमने ये भी देखा कि डीसी के लिए कौन ओपन सर्किट है कौन शॉर्ट सर्किट है। डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट है इंडक्टर और डीसी के लिए ओपन सर्किट है कैपेसिटर। अब हम इस पर कुछ सवाल करेंगे, करें सवाल, चलिए पहला सवाल ये है, द रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी f is 10 ohm, if the frequency is meant to operate at 2f then the reactance becomes equal to बताओ। एक कैपेसिटर है, उसका जो रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी f के लिए 10 ओम है। कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता क्या है, कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है वो होता है 1/ओमेगा c या 1/2πfc, यही तो होता है। एक्ससी होता है 1/2πfc कैपेसिटर के लिए, यानी यहां से एक्ससी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, एक्ससी एफ के क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। पहले फ्रीक्वेंसी एफ थी तो जो आपका रिएक्टेंस था 10 ओम था, फ्रीक्वेंसी क्या थी एफ, तो रिएक्टेंस था 10। अब फ्रीक्वेंसी को 2f कर दिया, यानी अगर इसको डबल करोगे, इसको अगर आप डबल करोगे तो आधा नहीं हो जाएगा, ये डबल तो ये आधा, ये डबल तो ये आधा, फ्रीक्वेंसी एफ से 2f तो ये आधा, पहले कितना था 10 ओम, 10 का आधा 5 5 ओम, 5 ओम, कोई दिक्कत। ये डबल हुआ कैसे पता सर, अरे दे रखा है एफ से 2f, ये डबल हुआ 2f तो एक्ससी आधा हो गया, कितना था पहले एक्ससी, पहले एक्ससी 10 ओम था, 10 ओम का आधा 5। क्लियर है सबको? चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक करंट I stands sin 300t minus 3π/8 is produced when a voltage V is equal to 30 sin 300t is applied to a circuit. The estimated value of impedance is, you have to find the value of impedance, impedance निकालना है आपको। वन ओम, 30 ओम, 10 ओम, 3 ओम बताओ। आप इसके लिए इंपीडेंस की वैल्यू बता दीजिए। देखो इंपीडेंस ओम में दे रखा है, इसका तो मैग्नीट्यूड ही आपको निकालना है। इंपीडेंस होता क्या है, इंपीडेंस होता है जेड वी अपॉन आई। अच्छा एक चीज और मैं लिख दूं, बताता हूं आपको, अगर मैं ओम का नियम लिखूं, मैं इस सवाल के बाद लिख दे रहा हूं। जैसे अगर रजिस्टर है, ध्यान से देखना, इसके लिए वोल्टेज V है, ठीक, करंट I है और रेजिस्टेंस R है, तो ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, ये होता है ना ओम का नियम। ये रेजिस्टर के लिए हो गया। अगर यही इंडक्टर हो हमारे पास, ये इंडक्टर हो, इंडक्टर का इंडक्टेंस, इंडक्टर का रिएक्टेंस एक्सएल हो, जो इसका वोल्टेज हो वो V हो और इसमें आने वाली करंट I हो, तो यहाँ पे जो आप ओम का नियम लगाओगे तो ये होगा V बराबर आई इंटू एक्सएल, ये होगा ओम का नियम इंडक्टर के लिए। और अगर कैपेसिटर हमारे पास है, ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस पता है एक्ससी, इसका वोल्टेज हमको पता है V, तो अगर वोल्टेज पता है V, करंट है I, वोल्टेज है V, करंट है, इसका रिएक्टेंस है एक्ससी, तो आपका ओम का नियम हो जाएगा V इक्वल टू आई इंटू एक्ससी, V इक्वल टू आई इंटू एक्ससी। अगर आपके पास कुछ ऐसा है, R है और L है, ऐसा है, तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका कुछ रिएक्टेंस होगा, इसमें कुछ वोल्टेज V होगा। मान लीजिए आपने वोल्टेज V दिया, यहाँ पे वोल्टेज आपने सप्लाई में V दिया और जो करंट जा रही है वो I करंट जा रही है। यहाँ पे आप ओम का नियम जब लिखोगे तो आप लिखोगे V इक्वल टू आई इंटू जेड। जेड क्या है, R और X का कंबाइंड इंपीडेंस है, इन दोनों को मिलाकर जो कंबाइंड इंपीडेंस वो है जेड। यहाँ लिखोगे आप V बराबर आई इंटू जेड। या ऐसा ही है, आपके पास R है,
एल है या सी है, तीनों है। आपने कुछ वोल्टेज दिया है यहाँ वी, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रिएक्टेंस एक्सएल है, इसका रिएक्टेंस एक्स सी है, रे आर है, एक्सएल एक्स सी है, वोल्टेज वी है, करंट आई है, वोल्टेज वी है, करंट आई है। इस तीनों का मिला के जो कुल इंपीडेंस है वो है जेड। इन तीनों का मिला के कुल इंपीडेंस क्या है? इन तीनों का मिला के कुल इंपीडेंस है जेड, वोल्टेज वी है। अब आप यहां पे अगर ओम का नियम लिखोगे तो लिखोगे वी बराबर आई इंटू जेड, वी बराबर आई इंटू जेड, जहां जेड क्या है? इंपीडेंस है। मतलब अगर आप लिखना चाहो तो यहां के लिए जेड क्या है? वेयर जेड इज, इसके लिए जेड क्या लिखोगे? इसके लिए जेड ऐसे लिखोगे ना, जेड होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्स सी या माइनस एक्स सी, जो कुछ भी लिखना हो, एक्सएल डिफरेंस एक्स सी का स्क्वायर। यहां पे जेड क्या होगा? ठीक है, तो ये ओम का नियम है, v बराबर आई इंटू आर, इसके लिए v बराबर आई इंटू एक्सएल, इसके लिए v बराबर आई इंटू एक्स, इसके लिए v बराबर आई इंटू जेड। यहाँ आई इंटू आर, आई इंटू जेड मत लिख, आई इंटू एक्सएल मत लिख देना, आर और एक्सएल है तो जेड लिखना, यहां भी जेड लिखना। ठीक है, तो ऐसे ही इस सवाल में आपके पास क्या है? एक कैपेसिटर है, नहीं एक कोई सर्किट है, उसको वोल्टेज कितना दिया गया? v, करंट है आई, तो इंपेडेंस जेड क्या लिख सकते हो? जेड को आप लिख सकते हो v अपन आई। अरे होता है ना v बराबर आई इंटू जेड, अगर इंपेडेंस कहीं जेड है तो लिख सकते हैं ना, आई इंटू जेड, आई इंटू जेड। तो यहां से जेड क्या होगा? जेड होगा v अपन आई। अब आपको इंपेडेंस की बस मैग्नीट्यूड निकालना है, फेजर एंगल एंगल नहीं निकालना है। तो v का मैग्नीट्यूड क्या? वोल्टेज का। ये देखो वोल्टेज का इक्वेशन क्या? 30 sin 300t, आरएमएस वैल्यू कितनी होगी? तो मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज की, मैक्सिमम वैल्यू 30 है, साइन के पहले जो कुछ लिखा होता है मैक्सिमम वैल्यू, आरएमएस वैल्यू कितनी होगी? 30 अपॉन रूट 2, ये आरएमएस वैल्यू हो जाएगी वोल्टेज की। करंट की आरएमएस वैल्यू, करंट की इक्वेशन ये है, इक्वेशन में साइन के जो पहले लिखा रहता है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन के पहले जो लिखा है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 10। तो अगर करंट की मैक्सिमम वैल्यू 10 है तो आरएमएस वैल्यू 10 अपॉन रूट 2, आरएमएस वैल्यू 10 अपॉन रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कर गया 10/3, 30 अपॉन 3 हो गया, जेड की वैल्यू 3 ओम आ गई, इंपेडेंस का मैग्नीट्यूड 3 ओम आ गया। बोलो कोई दिक्कत? भाई वोल्टेज और करंट का समीकरण हमको पता है, इक्वेशन दिया हुआ है, तो आप वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू लो, करंट की आरएमएस वैल्यू लो, सॉल्व कर दो, जेड बराबर वी अपन आई। कोई दिक्कत? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। An AC voltage is applied to a purely capacitive circuit. The current in the circuit. कोई एसी वोल्टेज अप्लाई किया गया है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट को, तो सर्किट में करंट क्या होगी? आपको पता है अगर प्योर कैपेसिटर है तो जो करंट होती है वो क्या होती है? करंट लैग करती है, करंट लीड करती है वोल्टेज से। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो आई लीड्स वी बाई 90 डिग्री। ये तो जानते हो आप, जो आपकी करंट है वो वोल्टेज से लीड करती है। आई लीड करती है वी से 90 डिग्री, आई क्या करती है? लीड करती है वी से 90 डिग्री, आई लीड्स वी बाई 90 डिग्री।
आई लीड्स वी बाई 90 डिग्री, करंट लीड करती है वोल्टेज से 90 डिग्री। ये तो पता है ना प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट क्या करती है, इंडक्टर अगर होता तो करंट लैग करती है वोल्टेज से 90 डिग्री, अगर इंडक्टर होता तो करंट लैग करती है वोल्टेज से 90 डिग्री, कैपेसिटर है तो करंट लीड करेगी वोल्टेज से 90 डिग्री। तो आई लीड वी बाई 90 डिग्री, आई लीड वी बाई 90 डिग्री। अब ऑप्शन में हमको दे रहा है 1/4 ऑफ साइकिल, हाफ साइकिल, ये सब क्या है देखो जरा एसी का ग्राफ बनाओ। ये मान लीजिए करंट है, ये मान लीजिए टाइम है या वोल्टेज है, टाइम है, कुछ भी, जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बन रहा है। एक साइकिल का ग्राफ ऐसे बनाया हमने। आपको पता है ये साइन का ग्राफ है, एसी वोल्टेज मान लीजिए है, एसी वोल्टेज मतलब साइन जैसा वोल्टेज, मान लीजिए साइन जैसा है, ये है, ये वोल्टेज लिख दीजिए। चलिए ये वोल्टेज है, वोल्टेज का आपका जो समीकरण है ऐसे V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, ये मान लीजिए जो करंट फ्लो करेगी करंट को छोड़ेगी, वोल्टेज मान लीजिए ऐसा है। तो आपका जो साइन का ग्राफ होता है, साइन जीरो कितना होता है, ये साइन जीरो है, साइन जीरो जीरो होता है, साइन जीरो जीरो होता है, जीरो है, ये साइन 90 है, या टी लिखो चाहे थीटा लिख दो, आप चाहते हैं थीटा ही लिख दो कोई दिक्कत नहीं, टी में ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे थीटा तो आ ही जाएगा। अरे भाई टी में ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, ओमेगा टी बराबर थीटा तो होता है ना, थीटा भी आ ही जाएगा इधर। तो थीटा अगर 90 डिग्री है पाई बाई 2, तो साइन कितना है 1, ये 1 है। फिर इस साइन कितना हो गया 180, साइन 180 की वैल्यू फिर जीरो हो गई, ये साइन जीरो था, साइन जीरो जीरो, साइन 90 1, साइन 180, फिर ये साइन 270 है, साइन 270 फिर -1 हो गया, फिर साइन 360 है, साइन 360 फिर जीरो हो गया, ये साइन का ग्राफ है, साइन जीरो जीरो, साइन 90 1, साइन 180 जीरो, साइन 270 -1, साइन 360 फिर जीरो, साइन थीटा ग्राफ ऐसे होता है। अब आप देखो ये पूरी एक साइकिल कंप्लीट हुई, तो अगर आप एक साइकिल को कहो तो 360 डिग्री बोलोगे, अगर हम एक साइकिल को कहें तो हम क्या बोलेंगे, फुल साइकिल 360 डिग्री, सॉरी एक साइकिल मतलब 360 डिग्री, यहां से तक एक साइकिल हुई पूरा 360 बना। अगर हाफ साइकिल कहूं मैं तो हाफ साइकिल किसको कहेंगे, हाफ साइकिल मतलब यहां से यहां तक, ये पूरा फुल साइकिल है 360, ये हाफ साइकिल और ये हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल और ये हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल कितना 180, हाफ साइकिल मतलब 180 डिग्री। ये 90 डिग्री कितना है, ये 1/4 साइकिल है ना, ये पूरा साइकिल है, ये पूरा साइकिल है, ये हाफ साइकिल है, ये 1/4 साइकिल, ये कितना है 1/4, 1/4 फिर 1/4 फिर 1/4 फिर 1/4, 1/4। तो आपका जो 90 तक का एंगल है वो एक साइकिल कितना है 1/4 हिस्सा है कि नहीं है, ये तो 90 डिग्री मतलब 1/4, 1/4 मतलब 90 डिग्री। आप जो कहना चाह रहे हो कि आप जो आई लीड्स यू बाय 90 डिग्री, या इसको ये कह सकते हो आई लीड्स वी बाय 1/4 ऑफ साइकिल, 90 डिग्री मतलब 1/4 साइकिल का, इस पूरी साइकिल का 1/4 90 है, पूरी साइकिल का आधा 180, पूरी साइकिल 360 के बराबर है। क्लियर। तो आई क्या करता है, करंट इन द सर्किट लीड्स द वोल्टेज बाय 1/4 ऑफ द साइकिल, थर्ड ऑप्शन। बोलो ऐसा सवाल मिलेगा तो कर ले जाओगे। नेक्स्ट, द करंट थ्रू द कैपेसिटर इज डॉट 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 ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, कैपेसिटर में जो करंट होती है वो वोल्टेज से क्या होती है, करंट में जो कैपेसिटर में जो करंट होती है वो वोल्टेज से क्या होती है, π/2 अहेड π/2 बिहाइंड, पाई अहेड पाई बिहाइंड। तो आपको पता है कैपेसिटर में जो करंट होती है वो लीड करती है वोल्टेज से 90 डिग्री, क्या होता है आई लीड्स वी बाई 90 डिग्री। अब लीड को अहेड भी बोल सकते, लीड मतलब होता है आगे,
तो द करंट टू द कैपेसिटर इज डॉट 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 ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। आगे पीछे, आगे है, बिहाइंड वाला ऑप्शन तो हट गया। अहेड, अहेड कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या बोलोगे, पाई/2, यही हो गया पाई/2 अहेड। बिहाइंड तो हो ही नहीं सकता, अहेड होगा, एक पाई अहेड, एक पाई अहेड, एक पाई/2 अहेड, पाई/2 है 90 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट, AC voltage is applied across a capacitor. The frequency of the supply voltage double than the capacitive reactance will. कैपेसिटर के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर के लिए जो XC होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या पूछा है आपसे, फ्रीक्वेंसी डबल कर दी गई, ये फ्रीक्वेंसी डबल कर दी गई, इसको डबल करोगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, आधा नहीं हो जाएगा। ये डबल करोगे तो आधा होगा, ये दोगुना करोगे तो आधा होगा, ये डबल तो हाफ, हाफ, हाफ। ठीक, a 28 microfarad capacitor is connected to a 220 volt 50 hertz source. Find the capacitive reactance. Use pi is 22.7. निकालो इसको। इस सवाल का आंसर बताइए। देखो, एक कैपेसिटर है आपके पास, ट्वेंटी एट माइक्रोफैरड इसका कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस कितना है, 28 माइक्रोफैरड। इसको AC सप्लाई से जोड़ा गया है। कितना है AC सप्लाई, 220 वोल्ट कामा 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट कामा 50 हर्ट्ज AC सप्लाई है। कैपेसिटेंस 28 माइक्रोफैरड है। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपको निकालना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC ये निकालना है आपको। इस AC वोल्टेज की ये RMS वैल्यू होगी। भाई AC वोल्टेज के अगर आगे पीछे कुछ नहीं लिखा है, किसी AC वोल्टेज को कहा जाएगा कि वोल्टेज इतना है, इसका मतलब वो RMS वैल्यू है। इस AC वोल्टेज की RMS वैल्यू है और इस AC वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी ये है। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इतना है, XC निकालना है। तो XC का फार्मूला क्या होता है, XC होता है 1/ωc या 1/2πfc, 1/2 इंटू पाई की जगह पे कितना रखना है, 22/7, तो पाई की जगह पे 22/7 रख दो। फ्रीक्वेंसी कितनी, 50 हर्ट्ज। और C कितना है, C दे रखा आपका 28 माइक्रोफैरड, तो C को लिख दो 28। अब माइक्रोफैरड को फैरड में बदलोगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपका XC ओम में आएगा 28 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को फैरड में बदलना है, तो 1 माइक्रोफैरड को जब फैरड में बदलोगे तो 1 इंटू 10⁻⁻6 फैरड होगा। तो 10⁻⁻6 से गुणा करते तो फैरड में हो गया। अब आप इसको सॉल्व करिए, 7 से इसको काट दो, कितना हो गया 4। अब 50 × 2 100, 100 × 4 400, तो 22 × 400, 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। ठीक, ये 2 जीरो इससे कट जाएगा तो ऊपर जाएगा 10⁻4 अपान 22 × 2 4 2 8 4 2 8 88। इसे ही सॉल्व कर लीजिए आप, यानी एक तरीके से ये है 1 2 3 4 10,000/88। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो बताइए। दस हजार को 88 से डिवाइड कर दीजिए।
आपको मुश्किल लग रही होगा कैलकुलेशन, तो आप 88 को क्या कर लीजिए 90 मान लीजिए, फिलहाल के लिए अभी 90 मान लीजिए, 90 मान लिया तो 0 0 कट गया, ये बचा 1000/9, तो 9 1 9 10, फिर 9 1 9 9 1 9, ऐसे 111 समथिंग आया है, 111 समथिंग। आपने 90 माना तो 111 समथिंग आ रहा है, लेकिन आपका एक्चुअल वैल्यू 90 नहीं बल्कि 88 है। आपकी एक्चुअल वैल्यू 90 नहीं 88, आपका 88 होगा कितना आएगा? आपने 88 थोड़ा ज्यादा 90 लिया तो वैल्यू इतनी आई, 90 पर इतनी आई, जबकि एक्चुअल वैल्यू कम है, 88 है, 90 पर इतनी एक्चुअल वैल्यू कम है, तो 90 से जब कम होगा तो वैल्यू 111 थोड़ी सी बढ़ेगी। 90 पर इतना आ जाए, जबकि 90 है क्या, नहीं 88 है, तो 90 से थोड़ा कम है ना, 88, 90 से कम करोगे तो थोड़ा बढ़ेगा, तो 111 थोड़ा सा ज्यादा, 113। आप सॉल्व करें ना, 113 के करीब आएगा अप्रोक्सीमेटली 113 ओम। कोई दिक्कत? ये सवाल है, ए प्योर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज दिस, फाइंड द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। मैक्सिमम करंट आपको निकालनी है सर्किट में, कितनी होगी? ये है, ये कैपेसिटर है, इसे एक एसी वोल्टेज सोर्स से जोड़ा गया है। एसी वोल्टेज सोर्स कितना है? 100 साइन 10t, और इसका जो कैपेसिटेंस है ये है 100 माइक्रोफैरड। मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, इसमें जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है सर्किट में, आई मैक्स, ये बता दीजिए आप। बताओ, तो मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। आप अगर इसमें करंट निकालना चाहते हो तो करंट कैसे मिलेगी? करंट करंट होती आई इज, एक कैपेसिटर है ना, आई होता V अपान एक्स सी, यही तो होता भाई। इसमें जाने वाली करंट क्या होती? आई होती V अपान एक्स सी, इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। भाई कैपेसिटर के लिए यही तो लिखते हो, भी थोड़ी देर पहले लिखा था, V बराबर आई इंटू एक्स सी लिखा था कि नहीं कैपेसिटर के लिए। तो यहां से आई क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा V अपान एक्स सी, आई हो जाएगा V अपान एक्स सी, तो V बराबर आई इंटू एक्स सी हमने लिख दिया, वहां से आई बराबर V अपान एक्स सी आ गया। अब आपको करंट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो अगर करंट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू लो। तो अगर करंट की मैक्सिमम वैल्यू आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? वोल्टेज की भी मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी, अपान एक्स सी लिखना पड़ेगा। वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये देखो, यहां वोल्टेज की जो इक्वेशन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 100 ही है। वोल्टेज का जो समीकरण है, द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज इज 100 साइन 10t। इसको वोल्टेज की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, यही तो होता है। तो अगर आप कंपेयर करके निकालोगे तो साइन के पहले 100, साइन के पहले यहाँ मैक्सिमम वैल्यू Vm है, तो Vm की वैल्यू तो 100 आ गई, मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की 100 वोल्ट आ गई। दूसरा, साइन और टी के बीच में ओमेगा, यहाँ साइन और टी के बीच में 10 है, साइन और टी के बीच में ओमेगा है, साइन और टी के बीच में 10, यानी ओमेगा भी आ गया आपका, ओमेगा हो गया 10 रेडियन पर सेकंड, ये होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये भी हमको मिल गई। आइए आई मैक्स निकालना है तो वी मैक्स लिखो, वी मैक्स तो पता है 100 मैक्सिमम वैल्यू। एक्स कैसे निकालेंगे? एक्स आपका क्या होता है कैपेसिटर के लिए? एक्स होता है 1 अपान ओमेगा सी, यही तो होता है एक्स 1 अपान ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू 10 रेडियन पर सेकंड हमने निकाल लिया। साइन और टी के बीच में ओमेगा होता है, साइन और टी के बीच में 10 है, 10 साइन ओमेगा टी, 10 है ओमेगा, तो ओमेगा हो गया 10। कैपेसिटेंस कितना है? 100 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को फैरड में बदलते हो जब आप, 1 माइक्रोफैरड बराबर होता है 1 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। 1 माइक्रोफैरड इज 1 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। तो सी की वैल्यू कितनी है? 100 माइक्रोफैरड, तो 100 इंटू माइक्रोफैरड को फैरड में बदला तो 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक्स हो गया। एक्स की वैल्यू यहां से निकालो, 10⁻2 10⁻3 10⁻3 और 10⁻6, ये हो जाएगा 1 अपान 10⁻3, यही तो होगा। 2 और 3, 2 और 1 3, 10 घाते 3, 10 घाते -10 घाते -3, -3 ऊपर गया प्लस हो गया 10⁻3 ओम। एक्स हो गया 10⁻3 ओम, रखो एक्स को 10⁻3 मतलब 1000, 0 0 कैंसिल, 1/10 मतलब 0.1,
0.1 एम्पियर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज 0.1 एम्पियर। बोलो हाँ या ना। सर एक्ससी आपने कैसे निकाला? अरे एक्ससी 1/ओमेगा सी। ओमेगा कैसे निकाला? जो वोल्टेज यहां दिया गया था उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, ओमेगा है 10, ओमेगा रखा 10, सी की वैल्यू दे रखा था, माइक्रोफेड था, फेराड में बदला, तो एक्ससी आ गया ओम में। जब सारी चीजों को उसकी एसआई यूनिट में लिखोगे तभी एक्ससी ओम में आएगा। ऐसा मत सोचना कि सी को माइक्रोफेड में लिख दो और एक्ससी ओम में आ जाएगा, नहीं। जब ओमेगा को सी को सबकी उसकी एसआई यूनिट में लिखोगे तभी एक्ससी ओम में आएगा। आ गया, सॉल्व कर दिया 0.1। कोई दिक्कत किसी को तो बताइए। हिमांशु, कोई डाउट इसमें? छोटे छोटे सवाल ऐसे मिलेंगे तो कर ले जाओगे। चलिए, इफ एन एसी वोल्टेज अप्लाइड इन ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये तो कितना आसान है। एसी वोल्टेज है, किसी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में अप्लाई किया गया, ये कैपेसिटर है, आपने एसी वोल्टेज दिया यहाँ पे, एसी वोल्टेज है, उसकी फ्रीक्वेंसी वी, इसका वोल्टेज वी है, फ्रीक्वेंसी एफ है। जो एसी वोल्टेज है, इस वोल्टेज की वैल्यू वी है, फ्रीक्वेंसी एफ है। इसका कैपेसिटेंस क्या है? सी, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है एक्स सी। तो इसमें जो करंट जाएगी उसमें और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है हमको पता है। आई लीड करती है वी से, आई लीड्स वी बाई 90 डिग्री। करंट लीड करती है वोल्टेज से 90 डिग्री। फेज डिफरेंस कितना हो गया फिर? 90 डिग्री। पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2। If the frequency of AC voltage increase the circuit containing capacitor, then the capacitive reactance will। ये सब सवाल क्या पूछना है? कैपेसिटर के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या पूछा? फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज की बढ़ा दी गई तो बता दिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई आपने, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा, डिक्रीज होगा। क्या सोचना है इस पे? हाँ हिमांशु, आइए अगला सवाल देते हैं। ये है 200 ओम और ये है 0.01 हेनरी, और यहाँ पे एसी वोल्टेज दिया गया। जो वोल्टेज है वो क्या है? 50 साइन 314 की। आपसे पूछा है फाइंड दिस करंट आई। ये जो करंट है इसमें, इस करंट की आरएमएस वैल्यू बता दो। ये करंट कितनी होगी? निकालिए एम्पियर में। बताएंगे और ना सब बताएंगे। इसका आंसर बताइए, थोड़ी कैलकुलेशन होगी। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है एसी वोल्टेज, इसमें बहने वाली जो आरएमएस करंट है उसकी वैल्यू बता दीजिए।
बताइए नीलोत्पल। नीलोत्पल ने दिया 0.176। और देखो इसमें बहने वाली करंट अगर निकालनी है तो करंट कैसे मिलेगी? करंट मिलेगी जो वोल्टेज है उसको ले लो, उसकी आरएमएस वैल्यू ले लो वोल्टेज की, अपान इसका इंपीडेंस ले लो, ऐसे तो मिलेगा। बहने वाली करंट की वैल्यू क्या होगी? इस वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू लेनी ही पड़ेगी, आरएमएस वैल्यू ही लेंगे, अपान इसका इंपीडेंस। तो वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू कितनी होगी? ये वोल्टेज का इक्वेशन है 50 साइन 3140। तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते तो v बराबर वी एम साइन ओमेगा टी से कंपेयर करो, करो कंपेयर। तो अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो क्या है? v है आपका 50 साइन 314 टी, और स्टैंडर्ड इक्वेशन कंपेयर करें तो v बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, यही तो होता है। Vm कितना हो गया? 50, मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की तो 50 वोल्ट आ गई, ये तो पता चल गया। ओमेगा कितना आएगा? साइन और टी के बीच में ओमेगा होता है, साइन और टी के बीच में 314 है, तो ओमेगा हो गया 314, ये 314 आ गया रेडियन पर सेकेंड। ठीक, अब आइए निकालते हैं। ओमेगा आ गया। आपको इसका इंपेडेंस निकालना है। अब इंपेडेंस कैसे निकालते हैं? इंपेडेंस जेड होता है, आर और एल है ना, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी? आर की वैल्यू 200 ओम है, आर की वैल्यू 200 ओम है तो 200 का स्क्वायर कर दो, प्लस एक्स एल कितना होगा? एक्स एल कितना होगा भाई? एक्स एल होता है ओमेगा एल। एक्स एल इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होता है ये होता है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा की वैल्यू 314 है कि नहीं? 314 इंटू एल की वैल्यू कितनी है? 0.01, 0.01। 314 इंटू 0.01 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3.14, 3.14 एक्सएल आ जाएगा। तो 3.14 का स्क्वायर कर दो, कर देंगे, एक्सएल निकाल दिया। एक्सएल ओमेगा एल है 2 पाई एफ एल, ओमेगा पता है तो एफ की जरूरत क्या है निकालने की? इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, अंडर रूट कर दिया, यहां से जेड आ जाएगा। जैसे ही जेड आया आप यहां रखोगे। आरएमएस वैल्यू वोल्टेज कितनी है? अच्छा, आरएमएस वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2। मैक्सिमम वैल्यू 50 है, इसको √2 से डिवाइड करो, 50 अपॉन √2 वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू हो जाएगी। सीधे मैक्सिमम वैल्यू मत लिख देना, आरएमएस वैल्यू ही लिखेंगे जब आरएमएस करंट निकालेंगे। तो ये करंट की आरएमएस वैल्यू ही निकाल रहे हो आप, आरएमएस करंट। तो वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू अपॉन इंपेडेंस, इंपेडेंस यहां से निकाल लो। हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। 3.14 9.85 हो गया, ये दो का स्क्वायर हो गया 4, 0.000 प्लस 9.8596, 40,000 के आसपास ही आएगा। ये हो गया आपका 40,000 से थोड़ा सा ज्यादा। मतलब 40,000 था तो उसका अंडर रूट 200 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 200.02। ये ओम आ गया, यहाँ रख दो। अब 200.02 है, उसको आप 02 को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लगभग 200 के आसपास ही आएगा। तो 50/√2 ये हो जाएगा आपका 50 अपॉन 200.02 इंटू √2। 0.2 को मारो गोली, आपका 50/200 कितना आएगा? 1/4, 1/4√2, 1/4√2। 0.176।
कोई दिक्कत? नीलोत्पल ने आंसर दिया है, सही आंसर दिया नीलोत्पल ने। 0.176 एम्पियर में आ जाएगा ये। ठीक है, अब 0.02 को आप छोड़ सकते हो, तो वैसे मैंने लिख दिया एग्जैक्ट। आप पता है कि 40,000 में 9 जोड़ोगे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, 40,000 ही आएगा, 40,000 का अंडर रूट 200 आएगा, 200 को फिर साथ सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगला सवाल। ये है 4 ओम और ये है 3 हेनरी, ये है 50 वोल्ट। सवाल है फाइंड करंट आई। ये करंट आई आपको निकालनी है, निकालिए। आई की वैल्यू निकालिए आप लोग। स्वरूप ने आंसर दिया है 10 एम्पियर। और बाकी लोग, बाकी लोग बाकी अरे भाई, इसमें जाने वाली करंट कैसे निकालोगे? जाने वाली करंट आई होगी V अपान जेड, यही तो। वोल्टेज कितना है? वोल्टेज 50 वोल्ट है। ये डीसी वोल्टेज है, सिंबल से नहीं पता चल रहा है क्या? ये डीसी का सिंबल होता है और ये एसी का सिंबल होता है। ऐसे है तो एसी, ऐसे है तो डीसी। डीसी वोल्टेज है 50 वोल्ट, तो डीसी वोल्टेज जो 50 वोल्ट है, यही इसका आरएमएस, यही है एवरेज, यही मैक्सिमम, सब यही 50 वोल्ट है। तो वोल्टेज की वैल्यू तो 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट लिख दो। इंपीडेंस कितना होगा? इंपीडेंस आर है और इसका इंडक्टेंस एल है। ये आप बताओ, एक इंडक्टर का रिएक्टेंस एक्सएल कैसे निकालते हो आप? एक्सएल आप निकालते हो 2 पाई एफ इंटू एल। और डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 वोल्ट के डीसी, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0, यहां 0 रखो, यहां 0 रखोगे तो एक्सएल 0 आ जाएगा। एक्सएल की वैल्यू 0 आ गई, यानी जो इंडक्टर है तो शॉर्ट सर्किट हो गया भाई, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट हो गया। तो एक्सएल जब आपका 0 होगा, तब जब आप जेड निकालोगे कि आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एक्सएल तो 0 है, आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, एक्सएल 0 है, 0 का स्क्वायर, ये सॉल्व करोगे तो 4 ओम ही आएगा इसका इंपीडेंस। अरे भाई 4 ओम एक्चुअली क्या है, ये जो 3 हेनरी का इंडक्टर है, ये ऐसे शॉर्ट हो जाएगा। ये सर्किट बिल्कुल ऐसे बन गया, जो सर्किट है ना ऐसे है डीसी के लिए, क्योंकि डीसी के लिए इंडक्टर शॉर्ट सर्किट, तो डीसी तो शॉर्ट सर्किट हो गया। अब करंट निकालने में मुश्किल है क्या? आई वी अपान आर 50/4, 50/4, आई इज वी अपान आर 50/4, डायरेक्ट कर लो, वो पता ही है शॉर्ट सर्किट है वो। या आप सिस्टमेटिक वे में करना चाहते हो तो वोल्टेज 50 निकल दिया, जेड की वैल्यू 4 आ गई, 50/4, 25/2, 12.5 एम्पियर, 12.5। याद रखना, मैंने सप्लाई जो दिया वो डीसी दिया है, और डीसी के लिए इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट हुआ इंडक्टर तो ऐसे हो गया ये। अब सीधी सी कहानी है, वोल्टेज 50, रेजिस्टेंस 4, करंट आई वी अपान आर 50/4, 12.5। नहीं, नहीं आएगा ऐसा। अगला सवाल है कि किसी एसी सर्किट के लिए 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर जो उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वह है 70 ओम। तो आप बता दीजिए 120 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे उसका रिएक्टेंस कितना हो जाएगा। कोई कैपेसिटर है, किसी कैपेसिटर के लिए 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस इतना है, 120 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा?
At 50 hertz, your capacitive reactance is 70 ohm. What will be capacitive reactance at 120 hertz? तो कैपेसिटर की कहानी आपको पता है। कैपेसिटर के लिए एक्सएससी होता है 1 अपान ओमेगा, एक्सएससी होता है 1 अपान ओमेगा सी, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, यानी एक्सएससी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, पता है ना। अरे एक्सएससी बराबर 1 अपान 2 पाई एफ इंटू सी, यहाँ से एक्सएससी हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एक्सएससी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब बताइए ये बढ़ा तो ये घटा, ये घटा तो ये बढ़ा। आप यहां से ये भी लिख सकते हो XC1 अपान XC2, ये इनवर्स है ना, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा F2, यहाँ आ जाएगा नीचे F1। XC1 अपन XC2 और F2 अपन N1, F2 अपन F1। जहां XC1 है कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी F1 है, और XC2 है कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी F2 है। XC1 इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑन फ्रीक्वेंसी F1, XC2 इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑन फ्रीक्वेंसी F2। ये कहानी अब रख दो। पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना था, 70 ओम है, बाद में निकालना है XC2। फ्रीक्वेंसी बाद की कितनी है, 120 हर्ट्ज है, पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 0 से 0 कट गया, 12 इंटू XC2 हो गया 70 इंटू 5, यहाँ से XC2 हो गया 70 इंटू 5 अपॉन 12, ये कितना हो गया, 5 सत्ते 35, 350 बटे 12, तो 12 3 36, 30, लगभग 29 के आसपास आएगा, 29 पॉइंट समथिंग के आसपास, 29.16, 350 डिवाइड बाई 12, 29.16। क्लियर। देखो ऐसे आप लिख सकते हो, इंडक्टर के लिए देखो, फॉर इंडक्टर XL जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप लिखोगे XL1 अपान XL2 बराबर F1 अपान F2। जहां XL1 है इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी F1 है, XL2 है इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी F2 है। और अगर कैपेसिटर की बात की जाए तो XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F का मतलब क्या है, XC1 अपान XC2 बराबर F2 अपान F1। XC1 है कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी F1 है, XC2 है कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी F2 है। XC1 is capacitive reactance on frequency F1, XC2 is capacitive reactance on frequency F2। आज की कहानी यहीं तक रहने देते हैं। कोई डाउट है जितना पढ़ाया गया तो बताइए। कोई डाउट है आज की क्लास में जो पढ़ाया गया? नहीं नीलोत्पल नहीं। हिमांशु बोल रहे सर मजा आया आज पढ़ करके। हाँ अर्नव होगी मोस्ट प्रोबेबली। आज की कहानी इतनी ही, बाकी की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हिमांशु, अर्नव, देखते हैं अर्नव कल का। ठीक है, तो आप एंजॉय करिए आज का दिन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।